नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि मैं बताऊं आपको कि यदि आप मैं मुझसे एक साथी ने प्रश्न किया था कि कोई गर्भवती महिला है, उसके गर्भ में मतलब बच्चा है और उसका हस्बैंड एक्सपायर कर गया, तो क्या जब वो बच्चा पैदा होगा तो क्या उसके पिता की जो संपत्तियां उसमें हिस्सा होगा कि नहीं होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो मैं इसी के बारे में आज आपको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 114 के तहत ले चल के बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि क्या वो उसमें हिस्सेदार होगा कि नहीं होगा। तो बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले कि यदि आप पहली बार इस YouTube चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 114 पर। हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो बुक है, यानी जो किताब है, उस पर आ गया मैं। अब इस पर आपको मैं धारा 114 के बारे में यही दिखा देता हूं कि धारा 114 क्या कहता है। तो धारा 114 जो कहता है, न्यागमन से संबंधित सामान्य शर्तें। मैं इसको हाईलाइट कर दूं आपके सामने। ये 114 न्यागमन से संबंधित सामान्य शर्तें। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि कोई बच्चा किसी माँ के कोख में था और उसके पिताजी उसी दौरान एक्सपायर कर गए, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो क्या उसको उसके पिता की संपत्तियों में हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में जिस साथी ने भी प्रश्न किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न था। इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं धारा 114 क्या है। लेकिन न्यागमन से संबंधित सामान्य शर्तें। इस अध्याय के अधीन किसी जोत में हित का न्यागमन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। का यदि किसी भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार की वसीयत के बिना मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय कोई बच्चा गर्भ में था जो उसके बाद जीवित पैदा हुआ हो, तो ऐसे बच्चे को उत्तराधिकार का उसी प्रकार अधिकार होगा मानो यह ऐसे भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु के पहले पैदा हुआ या हुई हो, और ऐसे मामले में उत्तराधिकार ऐसे भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु के दिनांक से निहित समझा जाएगा। मैं हाईलाइट करता हूं, मैं इसको हाईलाइट कर दिया हूं, आप इसको पुनः एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। खा क्या कह रहा है, जहां दो व्यक्तियों की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में हुई हो जिससे यह निश्चित ना हो पाए कि उनमें से किसकी मृत्यु हुई है, और यदि मृत्यु हुई हो तो कौन दूसरे के बाद जीवित बचा है, तब किसी जोत में हित के न्यागमन के प्रयोजन के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाए, छोटा बड़े के बाद जीवित बचा है। गा में कह रहा, कोई व्यक्ति जो किसी भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार की हत्या कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, कोई व्यक्ति जो किसी भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार की हत्या कर देता है या ऐसी हत्या किए जाने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वह किसी जोत में मृतक के हित को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाएगा। यानी मान लिया, इसमें कह रहा कोई व्यक्ति जो किसी भूमिधर या आसामी या सरकारी पट्टेदार की हत्या कर देता है, जैसे होता नहीं, बाप की हत्या पुत्र ने कर दिया, तो वह उसमें उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाएगा। जो उसका उत्तराधिकारी बनेगा ये अयोग्य हो जाएगा। घा कह रहा, यदि कोई व्यक्ति खंडगा के अधीन किसी भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार के जोत में हित को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाए, तो ऐसे हित का इस प्रकार न्यागमन हो जाएगा मानो अयोग्य व्यक्ति की मृत्यु ऐसे भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु के पूर्व हुई हो। स्पष्टीकरण में कह रहा है, इस धारा में पद हत्या का तात्पर्य किसी ऐसे अपराध से है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302, धारा 304, धारा 304 खा, धारा 305 या धारा 306 के अधीन दंडनीय है।
तो शायद आपके समझ में ये बात आई हो कि क्या जो बच्चा गर्भ में पल रहा था और उसी दौरान उसके पिता मर जाते हैं, तो क्या उसका उसमें हिस्सा होगा कि नहीं होगा? तो इसकी विस्तृत जानकारी आपको धारा 114 में है, आप जाकर के पढ़ लीजिएगा, या मैं बता दिया हूँ तो आपके समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने साथियों को भी शेयर कर दें ताकि इसकी जानकारी आपके साथियों को भी हो सके। धन्यवाद।